बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ कार्ड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अदीबा काजी। नाजरीन, बिलाखिर तवील जो एक मसाइल चल रहे थे और मजहबी जमातों के दरमियान और मजहबी जमातों और हुकूमत के दरमियान जो एक तलखी चल रही थी, मुज़ाकरात के जरिए उसको हल कर लिया गया है। आज अर्जेंट बेसिस के ऊपर करारदाद भी पेश कर दी गई कौमी असम्बली में। जो शेख रशीद अहमद हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला ने भी आज हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया और इसी के बाद टीएलपी ने भी अपने एक बयान में कहा कि तमाम जो धरने दिए जा रहे हैं और तमाम जो ब्लॉकेज की गई है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में, सारे मुल्क में जो और उसके अलावा जो सारे मुल्क में धरने दिए गए हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इन मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए आगे हल किया जाएगा। जो करारदाद पेश की गई उस करारदाद में भी बताया गया कि मुल्क में सियासी मामलात के ऊपर एहतजाज के लिए प्रॉपर जगह की फ्राहमी मुस्लिम ममालिक से इस मामले पर से हासिल बात करने और तमाम जो यूरोपियन ममालिक हैं फ्रांस के समेत तमाम मुस्लिम ममालिक को इस मामले की संगीनी के बारे में आगाह किया जाएगा। इस पर मुज़ाकरात किए जाएंगे, इसके बारे में बात की जाएगी और इसका प्रॉपर हल निकाला जाएगा। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में इस करारदाद के हवाले से और मजहबी जो जमातें हैं उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उन ऐलानात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे खादिम अली मांडला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? थैंक यू सो मच, आपने अगेन टाइम दिया। सर रोज़ ही आप टाइम देते हैं, रमज़ान में काफ़ी मुश्किल हो जाता है लेकिन रूटीन भी आपकी काफ़ी टफ है, फिर भी आप टाइम देते हैं सर, थैंक यू सो मच। सर करारदाद पेश होगी, अमजद अली खान साहब ने एक करारदाद दी है और बताया, सारी डिटेल्स भी हमने शेयर की, तो क्या कहते हैं इस करारदाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदीबा, कि बहुत अहम नाजुक एहसास मामला था जिसके ऊपर मुल्क में एक इंतशार की फिजा थी बिल्कुल, और लोगों के दिल के अंदर जो दर्द गुस्सा बहुत ज़्यादा था। और जैसे ये पिछला हफ्ता गुजरा तो इसमें जिस तरीके से तमाम पाकिस्तानी ही थे जो आपस में दस्तों गिरेबान थे, वो पुलिस के हों या दूसरे हों, हैं तो सब पाकिस्तानी। और जिस तरीके से इन सड़कों के ऊपर खून बहा, शहादतें हुई, लोग ज़ख्मी हुए, फिर हमारात को और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान पहुंचाया, तो मेरा ख्याल है ये बहुत दुख लग रहा था। देखकर मैं फिर भी कि आज इस मौका के ऊपर हम मुनासिब समझेंगे कि पूरा मुल्क, हुकूमत, तमाम सियासी और मजहबी जमातें, बिलखसूस जो उलमा इकराम जिन्होंने जो रोल प्ले किया हुकूमत को कायल करने में, उनको कायल करने में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं को, उनके साथ 3-4 जो दौर गुजरे हुए मुलाकातों के, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा शुकून था। और वो सब चीज़ों से बढ़ के जो अच्छा एक मैसेज दिया हमने दुनिया को कि आज असम्बली में करारदाद पेश हुई है। किसके लिए? उस मलाउन प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस का है, जिसने सरकारी सतह के ऊपर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के मुतालिक बेहुरमती की। उन्होंने कार्टून खाके बनाने वाले को आला अवार्ड दिया, मुल्की अवार्ड दिया, वो खाके सरकारी इमारतों के ऊपर अवेज़ा किए। तो मेरा ख्याल है कि आज शुरुआत हुई है। इस शुरुआत के साथ ही मेरा ख्याल है कि दुनिया को जो कफार है उसको एक बहुत बड़ा सख्त मैसेज चला गया एग्जैक्टली, कि मुसलमान अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी वालहाना मोहब्बत करते हैं कि उनकी नज़र में दुनिया की किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं। और ये जो आज दिन हमने देखा है, यही मुआदा अगर हुकूमत जब किया था खादिम हुसैन रिजवी मरहूम से किया था, जो इसका एंड जो है वो 16 फरवरी था, तो उस वक्त करारदाद पेश कर देते। कभी ना कभी हम तो कल भी प्रोग्राम में इसी बात के ऊपर जोर दिया कि भाई आप करारदाद पेश करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
कि फ्रांसी सफीर को यहां से दफा करना या नहीं करना। अवाम पाकिस्तान जो है ना देखे, और मैं इल्तमास करूंगा तमाम अवाम पाकिस्तान से कि आप असम्बली को इजलास देखते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। आजकल मोबाइल की इंटरनेट फैसिलिटी हर बंदे के पास है, तो बिलखसूस ये असम्बली का इजलास जब भी बहस इस करारदाद के ऊपर हो, फ्रांस के सफीर को निकालने के ऊपर, तो हर पाकिस्तानी शौक से ज़ौक से सुने, इनकी तकरीरें सुने, कौन कौन सा जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन क्या क्या अपने मुंह से अल्फाज बोल रहा है। अवाम को बेवकूफ़ नहीं है, को अंधे नहीं है, समझदार हैं कि किस तरीके से। देखो ना, एक पार्टी पीपल पार्टी आज ईवान में नहीं आई, मैं कहा जी अब बाईकाट। भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूज के ऊपर बाईकाट का क्या तुक है? आप अपने जमाती सियासी जितने भी इश्यूज हैं उसके लिए और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। ये प्लेटफॉर्म में तो कोई बंदा पार्लियामेंटेरियन बाहर रहना ही नहीं चाहिए था। और बहुत अच्छी बात होती कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद अपने हाथ से ये करारदाद जो है पेश करते। अगर वो नहीं तो किसी मिनिस्टर के हाथों पेश करा देते। मिनिस्टर भी नहीं कि एक एमएनए पीटीआई का वो प्राइवेट हैसियत में उससे करारदाद पेश करा दे। कि पीपल्स पार्टी अब जिस तरह से इन्होंने बाइकआउट किया, नून लीग के भी कुछ अरकान को उन्होंने बताया कि जी आप भी शामिल ना हो, और इस तरह के मैसेजेस दिए, इसका क्या ये अपनी नहीं, बात ये है, ये जो मर्जी करे, ये इंशाल्लाह ताला असेंबली में आ गई और पास भी हो जाएगी। टाइम लगेगा, दाएं बाएं रास्ते, उधर उधर की दलीलें, ये दलीलों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये इशू ऐसा है। मुझे ये बताएं कि जब ये सारी दुनिया स्पीचेज हमने सुनी, एहसन इकबाल तकरीर कर रहे थे, शाद खान अब्बासी कर रहे थे, फिर असद उमर कर रहे थे, जिसने भी उठ के की उसने बढ़ चढ़ कर जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार किया और ये बात बताई कि भाई इससे कोई पीछे नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब ये मानते हैं कि हमारी जान से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस को हम जब तक अफजल नहीं जानेंगे, हम मुसलमान नहीं है। वो मोमिन हो ही नहीं सकता। जब इस चीज को मानते तो आप दुनिया में देख लें कि अगर किसी भी पाकिस्तानी का आप पासपोर्ट उठाते हैं तो पासपोर्ट पर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा कि आप इसराइल के अलावा तमाम दुनिया में जा सकते हैं। इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते। किस वजह से नहीं करते भाई? वो इसलिए कि वो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है। हम तस्लीम नहीं कर रहे। हमारी भारत के साथ क्या जंग है कि वो कश्मीरियों नहत्तों के ऊपर जुल्म और जबर कर रहा है। यही जंग है हमारे। हम दुनियावी मसाइल में अपने तल्लकात खराब कर सकते हैं, किसी मुल्क को तस्लीम नहीं करते दुनियावी मामलात में। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो उस वक्त हम दलीलों पे चले जाएं, उस वक्त हम तमीदे जो है वो बांधनी शुरू कर दे कि जनाब अगर हमने एक सफीर को निकाला, मैं सुन रहा था कि सियासतदान के लाने का क्या पता कहे उनको कि एक हम जो है फ्रांस का सफीर निकालेंगे तो यूरोपीय यूनियन हमारे पता नहीं कोई 17 सफीर निकाल देगी। जब निकाल देगी तो क्या आपके ऊपर कोई जहान गिर जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी भी तो हम फ्रांस की और पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात की बात करेंगे ना। अभी भी तो बाकी यूरोपीय ममालिक के साथ सफारती तल्लुकात की बात करेंगे, वो तो रहेंगे। हर एक चीज का हल होता है। बात ये है कि आप किस चीज के ऊपर मर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? अपनी प्रायोरिटी आपने क्या सेट आपने करना क्या? तमाम जिंदगी मुझे बताओ, ये तकरीरों से, ट्वीट करने से ये मामला अगर हल होने होते तो मुझे बताएं कि 73 साल में फिर आपकी तकरीरों, मजाहिरों, एहतजाजों से ये कश्मीर आजाद हो जाता, आजाद हो चुका होता। क्यों नहीं हुआ आज तक? आपने हमेशा कहा अगर आज मुझे ये बताएं की जरूरत है, मुझे ये बताएं कि अगर तकरीरों से, मरासलों से या
सब्स्टिट्यूट करने से मामला तो हल होते तो अफगानिस्तान से कब्जा जो है ना वो तकरीरों से आजाद हो जाता, इराक से जो है ना वो तकरीरों से आजादी मिल जाती। मुझे बताओ ना कि जब कोई कब्जा कर लेगा, हमला कर देगा, तो आप क्या करोगे? मैं तकरीर कर लूं जाके, मैं जो थोड़ा सबक पढ़ा लूं किसी को? यही तो होता है जाके। मुझे ये बताइए कौन सी भविष्य का खौफ है कि आज अगर भारत जिस तरीके से जुमेरात को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट पेश करते हैं कांग्रेस में, उन्होंने क्या दिया कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर आज हमला कर देता है तो हम क्या सोचेंगे? हमारी वैश्यता के पीछे को गैरत के भी कुछ तकाजे होते हैं। को आपने एक रेड लाइन जो है ना, अभी हर चीज में आप बांध देते हो कि हर चीज आपके आड़े आ जाती है। पर ये यूरोपीय यूनियन है कि आप कुलभूषण को जो है फांसी नहीं दे सकोगे, तो जी वो आलमी अदालत का जनाब हर चीज भी आलमी अदालत आ जाती है, आपके ऊपर आलम आ जाता है, और आलम ने जो कुछ करना होता है उसके आड़े तो कोई चीज नहीं आती है कि आप बैठे रहो ट्यूटू पे। भारत जो है ना वो हमारे दरियाओं के ऊपर डैम बना रहा है, हम इधर तकरीर कर रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान बंजर हो रहा है, आप समझाते रहे, बताते रहे। ये लेक्चर तकरीरों का दौर नहीं है, ये शमशीरों से काम चलना है। जो मैं रोजाना कहता हूं कि इस बातों की जो है ना भी मजम्मत से बातें आगे निकल जा चुकी हैं, वो दुनिया देख रही है आपकी तरफ। आपको इस हद तक उन्होंने मकरूज कर लिया कि आप इस सूदी निजाम से बाहर नहीं निकल सकते हो जब आप जकड़े हुए हो। और जो कुरान में तो जो सूद है, मसाइल भी तो अपने लिए पैदा कर रहे हैं ना। जो सूद है वो खुली जंग है, ऐलाने जंग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ सूद के ऊपर किया, किसी और गुनाह के ऊपर नहीं किया। तो आप बड़े शौक से अवाम को भी सूद देते हो, भाई कर्जे जो है ना वो सस्ते वो सूद के ऊपर दे रहे हैं, बाहर से जो है ना वो शौक से आप जो है ना वो कर्जे लेते हैं कि जनाब IMF की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। आप मैं पहले कई दफा कह चुका हूं कि जो हुकूमत अपने वसाइल के अंदर रहकर अपने मसाइल के ऊपर काबू नहीं पाती, अपना बिजनेस गवर्नमेंट नहीं चला सकती, उसको हुक्मरानी करने का कोई हक ही नहीं है। कि आप किशकोर पकड़ा हुआ है, बेकारी आप बने हुए हो, कभी उस दर पे जाते हो, कभी उस दर पे जाते हो। तो मैंने पहले कई दफा कहा कि इतना बड़ा सेटअप, ये जी पार्लियामेंट बना लो, सेनेट बना लो, अब मिनिस्ट्रियां बना लो, तो काम क्या करना है? कि आपको कर्ज भीख मिलेगा तो ये सारा निजाम चलेगा। तो इससे बेहतर नहीं कि आप पाकिस्तान में देखें कि कैसे चौकू चौराहों में जाओ तो बड़े बड़े तवाना तंदुरुस्त जो है ना बेकारी भीख मांग रहे हैं। लाहौर जाओ, कराची जाओ, हर शहर में, कैपिटल सिटी में जाओ, फिर बाहर ममालिक में जाओ, सऊदी अरेबिया में हरम पाक से बाहर निकलो तो सारे जो है ना वो पाकिस्तानी खड़े, फर अरबी बोल रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोल रहा है। तो भाई अगर आपने भीख ही मांग के मुल्क चलाने हैं तो ये सबको इकट्ठा करो, उनमें से जो है ना वो टैलेंटेड किस्म के अच्छे बेकारी, उनका स्वेटर बूटर टाई पहना के नला दला के एक मिनिस्ट्री बना दो उनकी। वो बेकारियों की मिनिस्ट्री बनानी है ना, आपको बेकारियों का हेड नहीं मिल रहा कि अभी हेड के लिए जनाब आपको इश्तेहार देना पड़ता है, चौथा हेड तो उसको खजाने का लगा दिया ना आपने। तो भाई बेहतरीन बेकारी जिनका प्रोफेशन ही ये है, जिनका काम ही ये है कि उन्होंने भीख मांगना, और बड़े अच्छे अंदाज में देखो ना वो गाड़ी वाला ज्यादा कैसे चुपड़ जाता है, वो ऐसी शक्ल बनाता है, इनसे तो वो शक्ल भी नहीं बनती। ये तो जब भीख लेने जाते हैं तो पूरा पूरा जहाज भरकर, ये पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, तो पूरा पूरा जहाज पता नहीं कितने उधर जाके बड़े बड़े कीमती होटल जो है वो बुक कराते थे। यशिये सरकार का पैसा है, सरकार का क्या, अवाम का पैसा। यशी इनकी, मकरूज वो अवाम है जिसको दवाई नहीं है। मुझे बताएं इस मुल्क की हालत क्या की उन्होंने कि हमारे उधर सिर्फ ये खौफ डाल डाल के कि हमें IM से कर्जा नहीं मिलेगा। इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें अभी तकलीफ किसको हुई है? तकलीफ तो अवाम को हुई है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो धरने वाले हैं, चाहे वो कोई मजहबी जमात है।
हुकूमत को क्या फर्क पड़ा? उन्होंने पहले अपनी रेड कायम की, लोगों को मारा धाड़ा, एक खौफ की, एक गमो गुस्से की, एक इन्होंने फिजा कायम की। उसके बाद अब जब करारदाद पेश पहले करनी थी, साथ आपने भी बताया कि अगर करनी ही थी आपने तो आप पहले कर देते कि सारे मामलात होते ही ना, इतनी मुश्किलात ही ना होती। तो अभी भी तो ताल्लुकात खराब होंगे, अभी भी तो फ्रांस के साथ हम देखेंगे सफारतकारी पर असरात पड़ेंगे। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं, अभी क्यों? देखिए बात यह है कि जिस विल के साथ ये करारदाद पेश हुई है या जिस डिले से हुई है, तो उसमें आप इन लोगों की नीयत के ऊपर जो है ना वो गौर करें। कि काम करना है, सफीर को दफा राइट करना है बाहर, आप 2 लफ्जों की करारदाद पे पुट अप करें कि भाई सफीर को बाहर जो है भेजना है, इसके ऊपर वोटिंग है। अभी उसके ऊपर उन्होंने कमेटी बनवानी है, फिर कमेटी में आर्गू होंगे, फिर पूरी असेंबली बहस करेगी। वे बहस क्या करनी है? उन्होंने सलाम की नमूज के ऊपर बेहुरमती है, बहस की तो गुंजाइश नहीं है। क्या गुंजाइश है इसमें? गुंजाइश नहीं है। कौन सी बहस इसमें कर दी थी? देखो वही वो जो तरीकाकार है हमारा, कि यानी कि वो उन्होंने डाल दी है, उनका देरा भी जितना टाइम वो लंबा खींच सके, वो कहीं कहीं जो है वो अपनी वफादारियां तो जतानी है ना, कि अगर यकदम काम करना होता, इमरजेंसी में करना होता, देखो ना प्राइम मिनिस्टर नहीं था कि भाई इस मसले से बड़ा, जब हम सब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे अफजल है, सबसे अफजल है, सबसे पहले है, तो आज कौन सा दुनिया का बिजनेस था ऐसा? कौन से मामलात थे इस पाकिस्तान के जो चल नहीं सकते थे? भाई सबसे बड़ा काम ही अकल है। आपकी जमात जब आई तो उसने कहा ये कि भाई हमने रियासत मदीना के अलमबरदार बन के, बात ये है कि फिर आप उन्हीं चीजों पे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, तो फिर आप क्या, हम क्या समझे? देखिए कुछ फैसले गैरत से करने पड़ते, गैरत से करने पड़ते। कौमों को गैरत जो है ना उससे जिंदा रहने की आदत डालनी चाहिए। लीडर हमेशा वो होता है, देखो ना वो भुट्टो साहब के अल्फाज, उन्हें क्या कि घास खाओगे खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। यानी कि कौम को मायूसी नहीं दी जाती, मजबूरियों को रोना नहीं दिया जाता कि हाय हम मर गए, आए IMF हमें कर्ज नहीं देगी, हमारे से यूरोपीय यूनियन रूठ जाएगा, हम जो है ना पता नहीं हमला करेंगे। तो यूरोपीय यूनियन के रूठने का इनको मुझे ये बताया कि इसके ऊपर जो अवाम जो आपके रोने सुनने के लिए बैठी है, उनको इसलिए फिक्र लगी हुई है सर। हुक्मरान आप हौसला दें कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत के ऊपर हर किस्म की हद जो है वो क्रॉस कर घबराना नहीं है। ये हुक्मरान का काम है। ये बैठ के रोना, चीखो पुकार, सब को मास्टर लगाया हुआ आप लोगों को। भाई आपको हुक्मरानी दी हुई है, आप हुक्मरान बने और जो डिमांड करता है, ये ईमान का जो तकाजा है, उसके मुताबिक जो है ना वो काम करें। और हमारी दुआ है और हम तो अपनी आवाज बुलंद करेंगे कि अभी देखेंगे और उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा काम कि जो मुल्क में इंतशार था जो वो खत्म हो गया, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अच्छी नीयत के साथ, अच्छी विल के साथ, ये 22 करोड़ अवाम की मंगों के मुताबिक और आका अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे के मुताबिक जल्द अज जल्द इस बहस को पाया तकमील तक पहुंचाए और फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। ये पूरे पाकिस्तान की जो है ना, ये उनकी ख्वाहिश है, ये एक ग्रुप की नहीं। आज सब ने असेंबली में भी यही कहा कि आका अलैहिस्सलाम की सारे सिनेरियो पे आपको क्या लगता है कि करारदाद मंजूर होने के चांसेस हैं कोई? देखो जी मंजूर तो होनी है, रहेगी नहीं, एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन वो डिले करते रहेंगे और क्या कर देंगे। ये हरबा आज वो कमेटी नहीं, आज वो कमेटी नहीं है, यहां क्या होता है? सफीर भी चला जाएगा तो पर जाना तो पड़ेगा, पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, कैसे नहीं जाएगा उसको? मुझे ये एक बात बताओ, मैं एक आम सी मिसाल देता हूं कि हम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दुनिया की हर चीज से अजीज, वरना हम मुसलमान नहीं। पाकिस्तान की बका का मसला है। बका मैं बका ही बताने लगा हूं ना। पाकिस्तान हमारा घर है ना, घर है। मुझे ये बताएं कि घर में हमारे मां बाप होते हैं, बहन भाई बच्चे सब होते हैं। अगर कोई बंदा हमारी मां को, मैं एक दुनियावी मिसाल देता हूं,
मां को गाली दे और उसके वो पोस्टर भी बनाए और बंदा उसको कहे कि भाई ये साथ वाले बेडरूम में इस बंदे को रहने दो अपने घर में, कोई रख सकता है? कोई मुझे बताए ना, कोई रख सकता है? ये दलीलों का काम नहीं है, ये दिल की बात मैं कर रहा हूं कि जब आप दुनियावी मामलात में तल्लकात भी खत्म कर सकते हो, कत्लो गारत तक चले जाते हो, हमलों तक चले जाते हो, तो आका अलैहिस्सलाम की कैसी हुर्मत जिसको सबसे अफजल हम कहते हो, और आपकी नमूस के ऊपर बेहुरमती करने वाला इसी सरजमीन के ऊपर हमारे ही घर में इतने बगारत हो गए हम, सीधे से लफ्जों में बगारत ही है। पहले ही मर चुकी है, गैरत थी कब? मुझे ये बताया ना कि इसका तर्जमा क्या निकलता है। अभी अवाम ने आज जिस तरीके की ये इन्होंने पेश की है लंगड़ी लुल्ली ये करारदाद, वो सीधी हो जाएगी, वहां बिल्कुल सीधी होगी और अवाम के दिल जो है वो ठंडे होंगे। अवाम के पास है क्या? अपने हालात देखें नहीं कि आज आप पाकिस्तान में देखें कि खवातीन 60-60 70-70 साल 2-2 घंटों की लाइन लगाकर शनाख्ती कार्ड चेक कर करके वो बेचारी 1 किलो चीनी मिल रही है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल वो हाई कोर्ट लाहौर दे को नोटिस लिया है कि ये लाइनों का जो इतनी जो है तजलील इंसानों की, इसको बंद करे और ये लाइनें खत्म कराएं। और एक ही जगह के ऊपर 2 स्टॉल लगे हुए हैं। जो लाइन नहीं बना सकता 65 रुपए के ऊपर, वो इधर 85 रुपए वाला जो स्टॉल है वहां से ले लो। ये आपकी गुड गवर्नेंस है, ये आपकी हुकूमत है। तो बातें आपको क्या कर दी हैं? आप अपनी अवाम की तरफ तो देखें, यानी कि आपको जो काम कर दें उस तरफ आप तवज्जो दें कि आपकी अवाम किस तरह जलील हो रही है, और आपको इन अवानों के अंदर बैठकर ये लग रहा है कि अवाम आपके साथ है। अवाम तब साथ है जब आप नमूस रसालत के जो हुर्मत के ऊपर खाके बनाने वाले सफीर हैं उनको दफा करो। ये अवाम भूख भी बर्दाश्त करेगी, प्यास बर्दाश्त करेगी, सख्ती बर्दाश्त करेगी, हर चीज बर्दाश्त करेगी, लेकिन इनको गैरत के साथ जिंदा रहना जो है ना वो सिखाए। इनको बेकारी और मजबूरियों का जो है ना वो रोना ना सिखाएं कि हम जो है ना अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। हम देखते हैं ना कि आए दिन असम्बली में करारदादें पेश की जाती हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हैं, ख़वातीन से मुतल्लिक हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ से मुतल्लिक करारदादें पेश की जाती हैं और उनको एट वंस वो मंजूर कर दी जाती हैं। अब ये इजलास एक अर्जेंसी में बुलाया भी गया और एक बड़े, जिस तरह से हमने भी बात की, बड़े अहम और नाजुक इशू के ऊपर, अहम नाजुक मसले के ऊपर ये करारदाद पेश की गई, तो इसको तो फ़ौरन से मंजूर कर लेना चाहिए था, इसमें तो कोई दूसरी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत को फ़र्क ही नहीं पड़ा। देखो बात ये नहीं है, बात यह है कि जो पीछे से जो एग्रीमेंट किया, मुआदा किया, उसका इजहार भी उन्होंने किया और बाहर निकल के वज़ीर इत्तलात ने भी यही कहा कि हमने ये वादा किया था कि हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे, फिर उसके ऊपर एक प्रोसेस है, बहस होगी, ये होगी, वो होगी। वो मैंने पहले बताया ना, उन्होंने बताया कि जो काम किसी ने करना हो तो वो एक दिन में कवानीन भी चेंज हो जाते हैं, करारदादें भी पास हो जाती हैं। वो एक ही दिन में असेंबली से और सेनेट से भी जो मंजूर हो के कानून का हिस्सा भी बन जाते हैं। यहां ही देखा आपने, ये आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शन का मामला था तो किस तरीके से किया है, उधर असेंबली में आया, उधर सेनेट गया, पास हो गया। भाई करना तो हो किसी ने, एक तरफ रियासत मदीना के दावेदार बनते हैं, मदीना शदीना तो नजर आ गया ना, मदीना तो नजर आ रहा है ना कि एक 15 रुपए की सब्सिडी के लिए 80-80 साल 70-70 साल बूढ़ी औरतें जो टेलीविजनों के ऊपर लाइनों बनाकर जो है वो जलील हो रही है। रियासत मदीना तो नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है, किसको नजर नहीं आ रही। कल हमने अपने प्रोग्राम में शेख रशीद साहब का एक क्लिप दिखाया था जो उनकी हुकूमत में आने से पहले का एक क्लिप था जिसमें उन्होंने TLP के बारे में बताया हुआ था। आज भी जब इनके मुज़ाकरात हुए TLP के साथ तो हमने देखा कि वज़ीर जो दाखिला हैं शेख रशीद साहब वही मौजूद थे, वही सामने थे। ये
चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये एक इंटेंशनली किया गया या फिर अपनी सियासत को देखा गया, इसमें इसके पीछे क्या चीज थी? नहीं, देखो बात यह है कि अभी जो कलमदान है शेख रशीद के पास, वो वजीर दाखिला, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तमाम उनकी है। फिर जो प्रीवियस एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के ऊपर उस वक्त वजीर दाखिला थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अली शाह साहब, उनके साइन थे। फिर जब उसको इंस्ट्रक्शन ली गई, उसकी नया एग्रीमेंट हुआ, उसकी तसलसल आगे बढ़ी, तो उसके ऊपर शेख रशीद के साइन थे, नूरुल हक कादरी के साइन थे। तो अभी ये जो मुज़ाकराती टीम के साथ उधर थे, तो यही शेख रशीद था, यही नूरुल हक कादरी था। फिर वहां से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब थे, वहां पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत साहब थे। तो ये हुकूमत की तरफ से टीम थी, और वहां जो है ना वो जो भी इनके कोऑर्डिनेट तय हुए, जिसमें मेन जो अहम बात थी, जिसके ऊपर बार बार तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को इस्लामाबाद का रुख, दर्दों और एहतजाज करना पड़ा, कि ये भी एक शर्मनाक बात थी हमारे लिए कि आका अलैहिस्सलाम की नमूज की बात है, तो उसके ऊपर ये नौबत क्यों आए? बाद में उन्होंने ये भी बताया कि आगे वैसे इस तरह की सिचुएशंस ना ही आए, लेकिन अगर कभी इस तरह के मामलात होते हैं, मजहबी मामलात कोई आते हैं, तो उनको प्रॉपर एहतजाज करने के लिए उनको जगह की फ्राहमी की जाए। ये सब देखो, ये तो हर दौर में जो भी हुकूमत आती है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो तारुल कादरी साहब आए डी चौक में आके बैठ के, तो उस वक्त भी उन्होंने बोला जी निज़ाम में इस्लामाबाद जो है वो बंद हो रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है, सड़कें बंद हैं, दुनिया परेशान है। तो जब यही हुकूमत वाले इमरान खान और इनकी पार्टी 126 दिन बीमार तारुल कादरी यहाँ आके बैठे, तो उस वक्त ये हुकूमत की भी यही राय थी कि भाई ये इनको जो है ना F9 पार्क दे दिया जाए, एक मखसूस जगह कर दी जाए। तो मेरा ख्याल जब हुकूमत ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। नहीं, बात यह है कि कर लेना, असेंबली वहां बैठी हुई है, सारी जमातें बैठी हैं, किसी ने हाथ बांधे हैं? भाई असेंबली सबसे बड़ा फोरम है आपका, आपने जो कुछ भी करना है वहां कर ले बैठ के। जब कोई अपोजिशन में होता है तो वो कहता है नहीं ये तो गलत है, हमने तो डी चौक में बैठना है, हमने फैजाबाद बैठना है, हमने फलां जगह बैठना है। फिर वो प्रॉपर तरीके जब वो हुकूमत में आते हैं वो उनके बयान उल्टे हो जाते हैं कि नहीं जी एक मखसूस जगह होनी चाहिए। भाई सारी जमातें असेंबली में है, ये लोगों को भाषण ना सुनाए, तमाम लोग वहां मुतफिका तौर के ऊपर एक फैसला कर लें कि जिसने भी एहतजाज करना है, हर बड़े शहर में एक जगह उनके लिए मखसूस कर दें तो भाई ये जगह है, उसके ऊपर सारे मुल्क की जितनी पार्टियां पाबंद हूं अमल करने की, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है उन्होंने खुद जाना है। अभी अपोजिशन नहीं करेगी, कहेगी नहीं हमने तो आना है। जैसे पहले वो पीटीएम का वो चूरन का मुरब्बा बना के वो फिर रहे थे सड़कों पे, तो वो नहीं मानेंगे। जब हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त सारे कानून रास्ते इनको बड़े सीधे करने पड़ते हैं कि जनाब अवाम डिस्टर्ब ना हो। जब खुद धरना देना होता है तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं। जहां से देखो ना लॉन्ग मार्च लाहौर से चला पीटीआई का, कितने दिनों में इधर पहुंचा, क्या रास्ते में गुजरा वाले हर हुकूमत अपनी ईज़ देख रही होती है, पत्थर पथराव जख्मी, जहां तक पहुंचने तक कितनी 2-3 कैजुअल्टी जिनकी होगी थी। जब यहाँ वो मफरूर आजम निकला है नवाज शरीफ, वो जैसे कोई फतह करके आया पता नहीं कश्मीर, उसने बोला जी मुझे लाओ लश्कर के साथ जाना है, तो जीटी रोड के ऊपर कैसे वो जाते हुए वो बच्चा भी वो जेलम के पास से वो गाड़ी के नीचे आके, तो किसी ने उसकी भी खबर दिली। तो वो उस वक्त तो बड़े बड़े ऐलान करते थे कि ये जमहूरियत का पहला शहीद हो गया जी, तो बाद में वो जमहूरियत के शहीद की किसी ने खबर ही नहीं ली होगी कि कौन है न कौन। वे इनको एहसास क्या, ये लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। तो इनसे अपील यही है कि आपके पास जो फोरम है, असम्बली यही जगह है कि यहाँ असम्बली में आप लोग अच्छी कानून साजी करें, अवाम की वेलफेयर के लिए कोई काम सोचें। मुझे बताएं कि जिस मुल्क में एजुकेशन बेसिक चीज़ है वो मुहैया नहीं है, इस सन में मैं अभी क्या बात करें तो हेल्थ की बात करें। मैं एक बात कर लूँ कि मेरा तल्लक सियालकोट से है, सियालकोट से तकरीबन मेरा ख्याल को 12 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर हमारा गांव है, कुछ 6000 आबादी है मेरे गांव की। आज तक वहां प्राइमरी स्कूल नहीं है। ये पिछले दिनों
ये वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कि पता नहीं 17 अरब का पैकेज हम अपग्रेड कर रहे हैं स्कूलों को। भाई जहाँ स्कूल ही नहीं है, और सियालकोट ऐसा शहर, मुझे ये बताओ कि वहाँ जो भी कौन कौन से हुक्मरान वहाँ नहीं रहे। नून लीग का दौर था तो ख्वाजा ये फरदौस जो उधर पंजाब में अभी वो क्या मशीर इसकी ना वज़ीर आला की, तो इसका गाँव हमारे से कोई 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर है। पहले वजीर रह चुकी है, 2 दफ़ा भी मशीर रह चुकी है। जो MNA है वहाँ वो नून लीग का वो दूसरे टाइम है, MPA भी उधर के दूसरे टाइम है। वोट लेने के लिए सारे आ जाएंगे, जनाजे पढ़ने सारे आ जाएंगे। वहाँ जो है ना वो फातिहा और कोलखानियों के ऊपर सारे आके बैठ जाएंगे। तो मैं तो अभी गाँव में गया तो मैंने बोला यार जो भी MNA MPA आता है तो जो मरने पे भी आए तो उसको पूछो यार इसकी तलीम भी पूछ लिया कर। इस दौर में बदबख्ती देखें भाई, आप किस कौम को तरस देते हो बैठ के? कोई फलसफे कहां प्राइम मिनिस्टर झाड़ रहा है कि आगे कौम ही अनपढ़ है। अब स्कूल इस दौर में स्कूल नहीं। अभी आपने भले इस हुकूमत के ऊपर तो गिला नहीं है, ये तो आई अभी है कि जिन्होंने 2-2 3-3 टन्योर किए हैं उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, कौम बनाई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करूंगा वज़ीर आला पंजाब से और इसका जो एजुकेशन का मिनिस्टर है उससे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा के लिए आप एक सर्वे करवाएं जिस गांव में प्राइमरी स्कूल हो, यार प्राइमरी स्कूल के बच्चा 3-4 साल का कहां जाएगा? माएँ किस तरीके से उसको दूर भेज सकती हैं? फिर प्राइवेट स्कूलों की इतना वो ताकत ही नहीं रखते लोग। देहाती लोग, गरीब लोग, मजदूरी करने वाले, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? तो मैंने उधर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बड़ा टैलेंटेड, उनके साथ मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा, वो दूसरे दिन वहां विजिट किया। उन्होंने कहा चौधरी साहब बात यह है कभी मैं ये कर सकता हूं कि आप हमें जगह मुहैया कर दे 2 कनाल, तो हम जो है ना स्कूल का अप्रूवल आपका कर देते हैं मिडल का। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने उनसे भी बात की। मैंने बोला हुजूर बात ये है कि ये वो लोग हैं जो 100, 200, 300 रुपया मजदूरी करते हैं, तो ये सरकार उनसे भीख मांग रही है। कहते हैं हुकूमत की फकीरी पे मुझे तरस आता है, जो गरीबों के पसीने की कमाई मांगे, ये गरीबों के पसीने की कमाई मांगते और अपने मुनसफ की जहानत पे जाऊं मैं कुर्बान, जो हम ही कत्ल हूं और हम ही से सफाई मांगे। हम ही कत्ल हूं हम ही से सफाई मांगे, यही रूल है, यही रूल है एग्जैक्टली। कुछ बंदा जाएगा कत्ल भाई कैसे हुआ, किधर गया बंदा? वो भाई दारे तनहा किस चीज की ले रहे हो आप लोग? ये दारू का काम है, सारा मुल्क लुट गया। वो कह रहे यार हम चोर बताओ हमें, आप तलाश करो फिर हमें बताना, फिर हम आके पकड़ लें। तो जिनको को पकड़ना चाहे उसके लिए अदालत से वर्का निकलता है, पकड़ने से 10 दिन पहले इनको इन्फॉर्म करो। कि जब ऐसा निज़ाम होगा तो मुझे बताइए किस तरीके से निज़ाम चलेगा आगे। ये मदीने की रियासत को मुंह से मदीना मदीना करने से तो मदीने की रियासत नहीं बन जाती। आप अमली तौर के ऊपर स्टेप लेने पड़ेंगे। मदीने के वाली का आप नाम लेते हैं, उस मदीने के वाली के हुर्मत के ऊपर आपको पहरा देना पड़ेगा, वो असूल और वो अज़ाब्ते आपको बनाना पड़ेगा। ये कत्ल नहीं हो सकता कि आप मदीने के वाली का नाम भी ले और जब आप सरकार की हुर्मत की बारी आए तो कहें जी यूरोप लूट जाएगा, हमसे दुनिया नाराज हो जाएगी, हमसे फलाना नाराज हो जाएगा। तो फिर मदीने का नाम लेना वाली का छोड़ देना कि आप उनका ही रट्टा लगा ले। तो हो सकता ये आप क्या समझते हैं कि ये इंटरनेशनली कोई प्रोपेगेंडा है कि इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा है कि हम ये देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक, जिस से हमने कल भी बात की कि कोई किसी मुस्लिम मुल्क ने इस तमाम जो खाके हैं और इनके शाह के ऊपर कोई हमने देखा नहीं कि कोई इस तरह से कोई मुजाहिरा किया गया हो, कोई धरना दिया गया हो, कोई प्रोटेस्ट किया गया हो। इसके अलावा देखिए OIC का भी कोई अब तक कोई अहम किरदार सामने नहीं आया। तो क्या ये ओवरऑल एक प्रोपेगेंडा है, किस तरह से लेते हैं? देखो प्रोपेगेंडा आप नहीं कहते, हम खुद कमजोर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुब्बल दुनिया व कराहतल मौत, कि जिन दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत भर दी जाती है
दौलत के पुजारी बन जाते हैं, उनके दिलों के ऊपर मौत का जो खौफ है वो हैवी हो जाता है। ये दुनिया की मोहब्बत है, ये डॉलर की मोहब्बत है, ये यूरो और पाउंड की मोहब्बत है। तो जब आपने जिस दिल में तो अल्लाह ने, अल्लाह की जगह है, अल्लाह दिलों में रहता है, तो वहां आपने डॉलर बिठा लिया है, तो अपनी जिल्लत तो आपका मुकद्दर बन के रहेगी। आप लंबे लीड जाए उनके नीचे, तब भी आपकी जो है ना वो मुकद्दर में जिल्लत, जब तक आप ये गुलामी के जंजीर जो है ना वो काट के फेंकेंगे। जब आप बताएंगे कि आप अल्लाह के बंदे हैं, एक अल्लाह को मानते, वही पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी उसकी है। लाहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व यमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, कि जमीन और आसमान की बादशाहत मेरे अल्लाह के पास है। जिसे चाहे वो जिंदगी अता कर दे, जिसे चाहे वो मौत अता कर दे। वाह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज के ऊपर कादिर। तो जब आपने दुनिया की मोहब्बत को दिलों में भर लिया, आज आपको फ्रांस का मोहब्बत जो है चिपौट के रख रही है, किसी को बरतानिया की, उसकी वजह क्या है कि ये बड़े जो 5, 10, 20, 200, 400 बंदा है, इनके इधर पाकिस्तान में है क्या? इनकी औलादे किधर हैं? कहाँ है इनकी औलादे? इनके बच्चे कहाँ हैं? तो हमें नजर ही नहीं आया। इनकी जायदादें कहाँ हैं? इनको कोई चीज मुझे बताओ ना। तो जहां औलाद होती है कशिश तो वहां की जाएगी ना, को अंधा जमाना। किसी के फ्रांस में आप हालात देखेंगे, किसी के कनाडा में देखेंगे, किसी के बरतानिया में देखेंगे। भाई जो पनामा लीग की लिस्ट आई, पनामा लीग, तो वो उसमें कितने 450 नाम है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। तो वो कौन लोग हैं? उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, बड़े बड़े नामवर को जुडिशरी के हैं, को कहाँ के। तो वो मुल्क की भागदौड़ तो इन्हीं लोगों के हाथ में है ना, तो वो क्या चाहेंगे। तो जब तक देखो, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुफर मिल्लतुन वाहिद, कि कफार तमाम एक कौम है। वो आपको इकट्ठे मिल रहे हैं ना, कि उनकी गैरत जाग जाती है कि अगर हमारा एक सफीर निकाला जाता है यूरोपीय यूनियन का, तो हम तमाम यूरोपीय यूनियन जो है ना वो अपने तल्लकात बाइकाट कर लेंगे। वो एक सफीर के पीछे, एक मुल्क के पीछे उनकी गैरत जाग जाती है। तो हमारी कैसी गैरत है कि आका अलैहिस्सलाम के ऊपर भी नहीं जागती। हम उसके ऊपर भी दलीलें देना शुरू कर देते हैं, हम उसके ऊपर भी जनाब बहस और तकरार और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जसद की मानंद है, लेकिन जसद आज बिखरा हुआ पड़ा। अच्छा, वो कहते हैं ना कि लाखों खुदा हैं जिनके एक जहां खड़े हैं, और एक खुदा वाले सब बिखरे हुए पड़े। कि जब ये आलम होगा तो मुझे बताओ कि आपकी रिस्पेक्ट क्या होगी। तो ये एक एक करके मुझे बताओ कि किसी को दर्द होता है। ये कश्मीर में 73 साल, लाख से ज्यादा शहादत थे, बच्चे, बच्चियां, औरतें, बूढ़े, बूढ़ियां, मुझे बताओ कि कितनी शहादत हुई हैं, कितनी माया जिनके बच्चे जो है उनकी गोदे खाली हो गई, कितने बच्चे हैं जो यतीम हो गए, कितनी बच्चियां जिनके सुहाग जो है वो उजड़ गए। मुझे ये बताओ, कोई है कोई किसी की गैरत? और गैरत इस्लामी मुल्क की इतनी है कि वहीद रिज़वानुद्दीन को अबू धाबी में बुला के सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है कि जनाब आप बहुत अच्छी गोलाबारी कर रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से मुसलमानों को मार रहे हो। तो ये आलम है। तो साहब अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, टॉपिक चूंकि बहुत वसी है, इस पर हम 2-2 घंटे भी बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें। वो ये है कि अभी करारदाद में इन्होंने एक ये भी बात बताई कि मुस्लिम ममालिक के साथ खातिर ख्वाही गुफ्तगू करेंगे और एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाएंगे। आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी देखो चाहिए? ये में क्या चल रहा है? इन बातों का इजहार तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल भी किया और शुरू से कर रहे हैं। जैसे जब ये पिछले अक्टूबर 2020 में वहाँ जो फ्रांस में इशू शुरू हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी खतूत लिखे, लेकिन खतूत का जवाब क्या आया वो भी तो आवाम को बताए ना कोई, क्या रिस्पॉन्ड दिया किसी ने। मैं ये चाहता हूं कि ये जिस तरीके से
उन्होंने खाके बना के सरकारी बिल्डिंग के ऊपर लटकाए हुए हैं, तो कम से कम सरकारी तौर के ऊपर ये हुकूमत को भी तजवीज़ दी जा सकती है कि जनाब अली आप भी फ्रांस का झंडा क्रॉस लगाकर उसके ऊपर देखें और देखकर उसको भी सरकारी इमारतों के ऊपर लटकाएं। भाई कुछ अमल का रद्द अमल तो दें कि वो अगर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है ना वो खाके सरकारी बिल्डिंगों पे लटका सकता है, तो हम भी उनकी शक्लें, उनके जितने भी झंडे हैं उनको जनाब क्रॉस लगाकर फाड़ कर जनाब अपनी सरकारी बिल्डिंगों में जगाए कि अगर आपने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाई कुछ तो करके दिखाओ किसी को। और ये पूरे पाकिस्तान में ये मुहिम चलाएं कि जो मुल्क हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसे करेगा हम रिएक्शन में करेंगे। अपने अपने घरों के ऊपर उनके झंडे और उनकी तस्वीरें फाड़ चीड़ के लगा के जनाब लटकाएं, क्या मसला है। मंडल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, अपनी अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे जाते हुए अगर हम सफ़र ना हो, दुश्वारी हयात कभी मुख्तसर ना हो। अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे इसी वक्त इसी चैनल पे मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।